सस्टेनेबिलिटी की आपने बात की, प्रधानमंत्री का खुद का उन्होंने पूरे विश्व को दिया है नारा लाइफ का, मिशन लाइफ जो है वो लाइफस्टाइल फॉर चेंज जो है वो बता रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी के साथ चलिए। अगर आपको जरूरत है जिस चीज की वही चीज लीजिए, एक्स्ट्रा ना लीजिए, वेस्ट ना कीजिए, और वो एक अहम नारा है। और ये जो प्रदर्शनी है यहाँ पे भी हमें वैसी ही चीजें देखने को मिल रही है कि किस तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रख के सारी चीजें की जा रही है। और ये जो पूरा प्रदर्शनी प्रधानमंत्री देख रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे जा रहे हैं, हर एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक लोगों से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत ही ये जो प्रोत्साहन देने वाला ये पूरा का पूरा मामला है। तो लोग खुश हैं, जो जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, लोग काम कर रहे हैं हर एक अलग अलग टेक्नोलॉजी पे, उनको एक बल मिल रहा है कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा है तो हम कोई भी बाधा काट के आगे बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल तापस, हमने देखा है कि बीते कुछ सालों में जिस तरह से स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है, कौशल को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है, और ये लोगों के कौशल को बढ़ावा देने का, उन्हें एक मंच प्रदान करने का ही कारण है कि आज तमाम स्टार्टअप्स ऐसे सामने आए हैं जो देश को एक नए आयाम पर ले जाने में, अपना न्यू इंडिया बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। स्टार्टअप्स पर्यावरण की दिशा में बहुत कुछ सार्थक प्रयास और परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री का फोकस स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने पर रहा है। शायद इसमें कोई डाउट नहीं है कि विश्व में थर्ड सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत की है। सबसे ज्यादा तेजी से जो यूनिकॉर्न बन रहे हैं वो भारत में बन रहे हैं। पूरी विश्व की नजरें जो है इस वक्त भारत में। और वो भी क्यों ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना। हम लोगों ने बताया कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम भारत ने शुरू किया था, जहाँ पे कोशिश की जा रही है कि 35 तक 20% ब्लेंडिंग जो है E20 जिसे कि ब्लेंडिंग की जाए। इससे पहले जब लोगों ने सुना था, सोचा था, तो उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। लेकिन ना सिर्फ 10% का पहले लक्ष्य रखा गया, उसको पहले ही हासिल किया गया, बल्कि उसके बाद E20 के साथ इस लक्ष्य को आगे बढ़ाया गया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, करीब 4 बिलियन US$ या ये इतनी बड़ी जो राशि है, इसको हर साल बचाया जा रहा है। और सिर्फ बचा नहीं जा रहा, हम ये विदेशी मुद्रा जो है US$ बचा नहीं रहे, हम अपने जो किसान हैं उनको भी फायदा पहुंचा रहे हैं। तो अगर जो पहले एक किसान अगर शुगर केन या उसकी कटाई करता था, उसको उगाता था, तो अब उसको उसका दुगना पैसा भी मिल रहा है कि कंपनीज आ रही है उनसे ले रही है, क्योंकि वो ब्लेंडिंग इथेनॉल बनाने में वो सहायक है। दूसरी जो अहम चीज है कि हम बार बार बात करें क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज की, क्योंकि हमें चाहिए जो पावर सेक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत माना था, जब जैसे मैंने कहा था पावर डिफिशिएंट था भारत, और आज की डेट में करीब 1,94,394 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी भारत ने पिछले 9 सालों में, यानी एक जमाना था जब 4,26,000 से ये ज्यादा बढ़ा के, और उसमें से 4,26,000 की जो कैपेसिटी है वो आप सोचिए, ये पावर कैपेसिटी जो है इसमें बढ़ाई गई है जो आपके रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ से। तो फॉसिल फ्यूल्स का जो वो रखा जा रहा है वो कम किया जा रहा है हर बार, और जो रिन्यूएबल जो सेक्टर का है वो उसको बढ़ाया जा रहा है। तो रिन्यूएबल 2023-24 की अगर मैं बात करूं तो 7,570 मेगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी किया गया है, मतलब अभी तक का। और इसके साथ साथ इसमें से करीब 5,530 मेगावाट सोलर में है, और 1,900 मेगावाट करीब विंड एनर्जी में है। तो ये जो सोलर विंड के साथ अब आया गया है बायोमास के साथ CBG, यानी कि कंप्रेस बायोगैस नेचुरल जो सेक्टर है वो भी आ गया। तो ये दोनों ही चीजें बहुत अहम है, ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी वजह से हम बार बार कहते हैं रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से एक रोड मैप बनाया जाए, किस तरीके से ये जो भारत को आगे लेके जाना है, 2070 तक नेट जीरो में तब्दील होना है। तो नेट जीरो कैसे तब्दील होगा उसका एक रोड मैप तैयार किया गया, उसी पे ये चल रहा है। बिल्कुल। और तापस, इसमें अभी तस्वीरों में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्टोव है और कुछ बॉटल्स हैं। ये क्या हैं और किस तरह से ये एनर्जी से रिलेट है?
जी, मैं वही आपको बता रहा था कि किस तरीके से जी। जो गाँव में लोगों को ये स्टोव दिया जाएगा, उससे जो गाँव की जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, आपको शायद याद होगा एक ज़माना था कि चूल्हा फूँकती थी और हाँ। चूल्हे का जो धुआँ आता था, तो वो किस तरीके से लोगों को, जो खासतौर से जो महिलाएँ हैं, उनकी उनकी जो साँसें उनमें दिक्कत होती थी, उनकी मृत्यु की दर जो है इस वजह से बढ़ जाती थी। ये जो इस तरीके का ये चूल्हा बनाया गया है, ये स्मोकलेस है, यानी इससे से धुआं नहीं निकलेगा और ये एक तरीके से जो लोग हैं वो उसको यूज जब करेंगे, खासतौर से गृहिणी जब यूज करेंगे गांव के, तो उनके लिए एक तरह से वरदान है। ये उज्ज्वला स्कीम के जरिए बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है और हमें बताया गया है कि इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये इनको अब घर घर तक पहुंचाने की जो जो जरूरत है वो की जा रही है, उनको लेके जा रहे हैं। बेसिकली फोकस क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर है बिल्कुल। और एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में किस प्रकार आत्मनिर्भर बना जाए। कई दिशाओं में हम लोग आत्मनिर्भर पहले ही बन चुके हैं और लगातार प्रयास हो रहे हैं और उस दिशा में ये प्रदर्शनी काफी कुछ बयान करती हुई। बिल्कुल, इसमें जैसे मैंने कहा कि आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये लेके जाना है कि हरित एनर्जी के साथ किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर दिया जा रहा है। ऑलरेडी भारत में, जैसे मैंने कहा, विंड और सोलर एनर्जी पे, हाइड्रो एनर्जी पे बहुत जोर है, लेकिन इसके साथ साथ जो सीपीजी, बायोगैस, इथेनॉल, पेट्रोल, इन सब पे भी जोर दिया जा रहा है। जोर दिया जा रहा है जो हाइड्रोजन सेल फ्यूल पे, क्योंकि हाइड्रोजन सेल जो है वो फ्यूचर का फ्यूल माना जा रहा है कि इसके अगर टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ती रहे, टेक्नोलॉजी को अगर और विकसित किया जाए, तो शायद इसके बाद हम देख पाएंगे कि लोगों को ये एक्चुअल फ्यूल होगा जो रिप्लेस करेगा फॉसिल फ्यूल को। तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस वक्त। इलेक्ट्रोलाइजर बहुत अहम है। इलेक्ट्रोलाइजर का उस पर बहुत ज्यादा जो पहले क्या होता था, जो इलेक्ट्रोलाइजर जो उसको जो पानी को तोड़ता था, वो इलेक्ट्रोलाइजर पहले बाहर से आता था, लेकिन अब ये तकनीक भारत में ही बनाई जा रही है और ये इंडिया एनर्जी वीक पे दर्शाया गया है इंडियन ऑयल के स्टॉल में, ऑयल इंडिया के स्टॉल पवेलियन पे, कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो बहुत अहम है। ऐसे ही मैंने जैसे कहा कि एक बस यहाँ पे लगाया गया है, इस बस पे जो बस चलेगी वो पानी से चलेगी। जी हाँ, मैं आप अगर ये अचंभा नहीं है, पानी से ही चलेगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सेल का यूज किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रोलाइजर को उस तरीके से तैयार किया गया कि पानी डाला जाएगा और वो उस पानी को तोड़ के उससे हाइड्रोजन तब्दील करके वो गाड़ी चलेगी और ये गाड़ी ऑलरेडी मार्केट में आना शुरू हो चुकी है पहली, और ये ऑलरेडी इंडियन ऑयल पे डाल दिया गया है। बिल्कुल, ग्रीन एनर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार फोकस रहा है। उस दिशा में कई प्रयास हो रहे हैं, लोगों को धुएं से मुक्त कराने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। उसके लिए चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर ऑयल का जो सब्स्टिट्यूट है वो लाना हो, तमाम सारी चीजें और जिस तरह से लोगों को प्रोत्साहन देना। आप देखिए, बहुत जो कुकिंग ऑयल से कदम मिलाकर जुड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में भी वो जज्बा है कि 2070 तक किसी तरीके से 2070 तक जो नेट जीरो का प्रधानमंत्री का जो नारा है, जो विजन है, उसको हासिल करें। ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की मैंने, इथेनॉल को किस तरीके से तैयार किया जाएगा, उसका 2G जो सेकेंड जनरेशन जो है वो भारत में वो टेक्निक आ चुकी है। 3G की भी टेक्निक अगर इस तरीके से चला तो वो 3G की टेक्निक भी आ जाएगी भारत में। लेकिन 2G सेकेंड जनरेशन मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक जमाना था सिर्फ शुगर केन यानी गन्ने से ही इथेनॉल बनाया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि एग्रीकल्चर वेस्ट कहिए, पराली कहिए, इन सब से आप इथेनॉल बना सकते हैं। इथेनॉल की और बना के सिर्फ ऐसा नहीं है, लोगों को, खासतौर से जो ग्रामीण लोग हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनको फायदा मिलता है, क्योंकि जो उनकी जो खेती का एक पार्ट है जो वेस्ट हो जाता था, अब वो कंपनीज को जाके देते हैं, कंपनीज उनको अच्छा खासा पैसा भी देती है। तो एक तरह से डबल फायदा जो किसानों को हो रहा है। एक तो जो किसान एक खेती करते थे
वो खेती से तो फायदा हो ही रहा है, जो खेती के बाद जो अवशेष रह जाते हैं वो अवशेष को भी अगर आप वो कंपनीज को बेचते हैं, उससे भी कंपनीज उनको पैसा देती है और उससे पैसा भी मिलता है उनको। और दूसरा अहम चीज है, हमने देखा किस तरीके से पराली जलाने से कितना लोगों को प्रॉब्लम होती है, किस तरह से पोल्यूशन बढ़ता है, तो अब वो भी अब उससे भी निजात पाया जा सकता है इसके बाद। बिल्कुल। अच्छा, अगर इसको हम गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त डायस पे आ चुके हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा शैला, और थोड़ी देर में वो हम लोगों को संबोधित करेंगे और पूरे देश की निगाहें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और worldwide as an emphatic voice for energy transition and sustainable development. Thank you, Honorable Prime Minister, sir. And ladies and gentlemen, the India Energy Week stands as a testament to the bold and decisive leadership of Honorable Prime Minister that has positioned India as a trailblazer in clean energy solutions, as an emphatic voice and a credible voice in the global fight against climate change, and as a leader in the transition to low-carbon economy. And where energy security and environmental sustainability are not just policy goals, but they are the cornerstone of our nation's economic resilience and our energy self-reliance. And with the presence of the global energy leaders present in this August gathering, the India Energy Week 2024 being organized by FIPPI under the aegis of Ministry of Petroleum and Natural Gas is definitely a platform towards our shared responsibility and chalking out a future where energy is a catalyst towards our peace, progress, prosperity and environmental stewardship. So as we cruise on this sustainable path together in this resplendent land, Goa, to welcome you all, I request our host minister, मैं हमारे माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी को आमंत्रित करती हूँ। माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के केंद्रीय मंत्री, उनसे निवेदन है उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गोवा श्री PS श्रीधरन पिल्ले जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा श्री रावण जी, एक्सेलेंसीज, captains from the global oil and gas industry, friends from the media, ladies and gentlemen. It is a great privilege for me to welcome the Honorable Prime Minister and all of you to the inauguration of the second edition of the India Energy Week 2024. Excellencies, we are meeting at a crucial juncture in the global economy. Amongst the multiple crises that we and the world faces, one of the major challenges in the energy sector is to simultaneously address issues of availability, affordability, and sustainability whilst prioritizing energy security. Honorable Prime Minister, under your leadership, India is becoming the growth center for the global economy and the demand center for global energy. Reflecting this position, in just 2 years, the India Energy Week has become a prominent date on the global energy calendar. This year, we have 900 exhibitors, which is 30% more than last year. And we will be hosting over 35,000 attendees, 350 global companies, ministers from different governments, country pavilions. All this is now part of the India Energy Week platform. Over the next 4 days, India Energy Week will feature more than 400 global speakers, contributing to over 46 strategic sessions and 46 technical sessions. Last year, sir, you had suggested that we involve more people in the program to see the
sustainable solutions, the innovations which were showcased. Sir, this year, a very large number of students are going to attend and participate in the Energy Week. Over 300 startups and MSMEs will highlight their prowess in the special Make in India Pavilion. Sir, you assumed the leadership of the G20 at a time when there were, and there still are, many global challenges, and you played unifier. Similarly, in the energy field, also, seeing the turbulence in the last 2 years, India, through its market processes and otherwise, has sought to play the role of a unifier in the global energy market. We need to come together and join hands in defining an energy agenda which is inclusive, market-driven, and climate-sensitive. Honorable Prime Minister, because of your sensitivity to our large population, many of them who still face the developmental challenges, we were able, under your leadership, to ensure that prices of energy in India, petrol, diesel, were in fact not only amongst the lowest in the world, but over a 2-year period, these declined. Your flagship programs like Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, National Biofuels Policy, National Green Hydrogen Mission, the PM Jeevan Yojana, along with global initiatives such as the International Solar Alliance and the Global Biofuels Alliance, have not only caught the attention of our collaborators in other countries, but have also elicited appreciation, support, and adoption. Today, as we transition, we have to ensure the flow of traditional energy is not disrupted. Because of the pragmatic policies that you have followed, sir, India has, as I said, played a crucial role of a unifier in a deeply divided world to ensure the flow of energy is not disrupted. Last year, crude oil was India's biggest import item, and petroleum products made up the largest share of exports, even whilst we made very impressive transition, going from 1.4% of biofuels blending in 2014 to 12% now, and a 20% target for 2030, which you brought forward to 2025. I am optimistic, sir, that the convergence of brilliant minds, the IEW 2024, will lead to innovative solutions for the challenges the world faces in this volatile environment. Together, we can navigate and overcome these challenges, creating a positive impact on a global scale. And again, whilst welcoming all our friends and visitors from abroad, I wish you very happy deliberations in the next 4 days and look forward to meeting in the 3rd edition of India Energy Week next year. Thank you very much. Thank you, Honourable Minister, sir, for highlighting the impressive footprints and greener footprints which India is casting as it moves ahead in addressing the energy needs of its 1.4 billion people in a more accessible and affordable manner. और देवी सज्जनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक लक्ष्य दिया है भारत को विकसित भारत बनाने का वर्ष 2047 तक, और माननीय प्रधान राज्य को साथ लेकर उसके पर्यावरण अनुकूल, सतत और समावेशी विकास के साथ भारत को विकसित भारत बनाते हुए विश्व गुरु बनाना है। एक ऐसा राष्ट्र जो हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर, एक उत्तीर्ण उदाहरण बनकर अपनी समस्याओं के समाधान के साथ विश्व का नेतृत्व करे। और इस विकसित भारत की यात्रा में गोवा भी अपना सहयोग दे रहा है अपने ग्रीनर फुटप्रिंट्स कास्ट कर। तो अब मैं मेज़बान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी को आमंत्रित करती हूं इस सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए। Good morning, friends. For the inaugural function of India Energy Week,
respected Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Goa, P.S. Sridharan Pillai ji, Sri Hardeep Singh Puri ji, the Central Minister, Sri Rameshwar Teli ji, Central State Minister of the Petroleum. Esteemed dignitaries, respected industry leaders, distinguished guests, and my fellow Goikars. It is with the immense pride and enthusiasm that I stand before you today as Goa unveils its vibrant energy to the world, hosting the inaugural of India Energy Week 2024. The presence of our esteemed Prime Minister Sri Narendra Modi ji marks a momentous occasion and signifies the crucial role of Goa plays in India energy future. India Energy Week stands as a beacon of collaboration and innovation. With over 100 countries participating in this endeavor, this platform fosters the meaningful dialogues and action towards the sustainable and secured energy future. Here in Goa, amidst the beauty of our beaches and verdant landscape, we explore clean energy solutions, cutting-edge technologies, and sustainable practices that will shape the world energy landscape. As a state, Goa embraces its responsibility to contribute to greener tomorrow. We are actively transitioning towards the renewable energy sources with ambitious plan to achieve 60% solar and wind energy mixed by 2035. We are leading the way in electric vehicle adoption, aiming for 100% EV penetration by 2027. Our initiatives in energy efficiency and conservation future demonstration our commitment into sustainable future. India Energy Week presents the unique opportunity for Goa to showcase its potential as a thriving energy hub. We welcome domestic and international investors to explore partnership and ventures in renewable energy, green hydrogen, offshore wind, and emerging technologies. Collaboration is key, and we are committed to providing the transparent and investor-friendly environment for accelerate the clean energy projects. My government is also committed to creating the pool of skilled workforce through the various efforts towards the skilling, reskilling, and upskilling, the catering to the various emerging sectors in the state. Our vision is not just to be the vibrant energy state, but also the model for the sustainable development. We envision a Goa powered by clear energy where the communities thrive, the nature flourish, and the future generation inherit the healthy planet. The Prime Minister Narendra Modi ji's visionary leadership has set to the ambitious roadmap for India's energy transformation. His unwavering commitment to sustainability and clean energy fuels our own endeavors. The oil and gas industry rank amongst the India's 8 core industries and contributes about 30% of the primary energy consumption. With the credential of being a third largest consumer of crude oil and petroleum product in the world and second largest refinery in Asia after China, the growing economy and the population growth are bound to drive the demand for oil and gas further. The several policy reforms have been taken by the government to remove the obstacles of investment and incentivize the oil and gas sector on the line with Make in India initiatives. Further, to help India strengthen its climate resilience, Honorable India Prime Minister Sri Narendra Modi ji, on behalf of India, committed to bring down carbon intensely by India by more than 45% by 2030
and achieving the target net zero carbon emission by 2070. Further, Indian government has called for making the lifestyle for the environment a global mission to tackle the adverse effect of the climate change. Further, I'm glad to know that ONGC has set up the world-class training facilities of HUET and Biocide module at Goa, which is not only to facilitate the training of ONGC officials, but also provides the support to Indian Coast Guard and will also be available for the global community. In the above backdrop, India thus emerged as a epicentric of the global energy landscape. India Energy Week 2024 will provide an ideal platform for policymakers, business leaders, researchers, and entrepreneurs to contemplate, deliberate, and to take the decisive steps to navigate the ever-evolving energy landscape. I express my hearty gratitude to Honorable Prime Minister Modi ji for presence today as they inspire us to achieve even greater heights. It is this constant support that they enable the Goa to host 8 major meetings of the part of the nation's G20 presidency and also the prestigious meeting for the foreign ministers on the sideline with the G20 meetings. Friends, the Goa is rapidly getting the recognition as a preferred destination for MICE. Let India Energy Week Goa 2024 be catalyst for the brighter tomorrow. Let us forge the partnership, share knowledge and commit to the future power by clean energy, economic prosperity and environmental stewardship. Together, let us illuminate the path towards the sustainable and secure energy future for India and beyond. Thank you. Jai Hind, Jai Goa. Thank you, Honorable Chief Minister, sir, for highlighting the sustainable roadmap which you are charting out for Goa under the margdarshan of Honorable Prime Minister for a healthier tomorrow and a healthier planet. And ladies and gentlemen, in this ever-evolving landscape of offshore operations, India has been ensuring the safety and the preparedness of its energy personnel. We now present you a short film that captures the mitigation techniques adopted to combat the inherent professional and occupational challenges in the oil and gas sector. Let's have a view-in of this film. यदि हम आत्मनिर्भर नहीं, यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगा। Escaping a helicopter after it crashes into the sea is a race against time. The quest is to take everyone along to the finish line.
When there is a blowout, the priority is getting everyone to safety, away from the highly flammable gas and liquid, gushing to the surface at extreme pressure. Then clamping it down before it gets out of hand. A levy or boiling liquid expanding vapor explosion can be catastrophic. It's important to know how to avert it and, if it occurs, how to combat it. The priority is always to save lives. And when a helicopter catches fire, we act without hesitation, leaving no man behind. This is what we learn at the ONGC Advanced Training Institute, a 260-acre campus, where the cadets in training master numerous skills, from sea survival to firefighting, and practice the drill until it becomes second nature. Turning them into world-class energy soldiers. ONGC Advanced Training Institute, the energy sector's new safety benchmark. Which is being inculcated in our energy professionals, making them as Atmanirbhar energy soldiers. And now, ladies and gentlemen, as we seek to be led and guided by the global charismatic leader who's been a beacon of hope and inspiration, inculcating the right investments, innovations and collaborations much needed to address the challenges of our times, please join me in inviting the architect of India's transformative vision, Honorable Prime Minister Modi, for his address at the India Energy Week 2024. गोवा के राज्यपाल श्रीमान पी.एस. श्रीधरन पिल्लाई जी, गोवा के युवा मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी, रामेश्वर तेली जी, विभिन्न देशों से आए अतिथिगण, देवी और सज्जनों, इंडिया एनर्जी वीक के इस दूसरे संस्करण में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया एनर्जी वीक का ये आयोजन हमेशा
एनर्जी से भरे रहने वाले गोवा में हो रहा है। गोवा अपने आतिथ्य भाव के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया से यहां आने वाले पर्यटक यहां की सुंदरता और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। गोवा आज वो राज्य भी है जो विकास के नए प्रतिमानों को छू रहा है। इसलिए आज जब हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की बात करने के लिए एकजुट हुए हैं, सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इसके लिए गोवा बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है। मुझे विश्वास है इस समिट में आए सभी विदेशी मेहमान अपने साथ गोवा की लाइफ टाइम मेमोरी लेकर जाएंगे। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक का यह आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड में हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में ही भारत की जीडीपी दर 7.5% से अधिक हो गई है। ये दर ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो अनुमान लगाया गया है उससे भी बहुत अधिक है। भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हाल ही में आईएमएफ ने भी ये भविष्यवाणी की है कि हम ऐसे ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आज पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में एनर्जी सेक्टर की बहुत महत्वपूर्ण स्वाभाविक रूप से उसका महात्म्य बढ़ रहा है। साथियों, भारत पहले ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर और तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर भी है। हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े एलएनजी इंपोर्टर, चौथे सबसे बड़े रिफाइनर और चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट वाले देश हैं। आज भारत में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बिक्री के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत में ईवीज की लगातार डिमांड बढ़ रही है। ऐसे अनुमान भी है कि भारत की प्राइमरी एनर्जी डिमांड 2045 तक 2 गुनी हो जाएगी। यानी आज अगर हमें हर रोज 19 मिलियन बैरल्स के आसपास तेल की जरूरत होती है, तो वो 2045 तक 38 मिलियन बैरल्स तक पहुंच जाएगी। साथियों, भविष्य की इन जरूरतों को देखते हुए, इस बात को समझते हुए भारत अभी से तैयारी कर रहा है। बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड के बीच
भारत देश के हर कोने में एफोर्डेबल एनर्जी को भी इंश्योर कर रहा है। भारत ऐसा देश है जहां अनेक ग्लोबल फैक्टर्स के बाद भी बीते 2 सालों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। इसके अलावा भारत ने 100% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज हासिल करते हुए बिजली को करोड़ों घरों तक पहुंचाया है और ऐसे प्रयासों के कारण ही आज भारत विश्व के मंच पर एनर्जी सेक्टर में इतना आगे बढ़ रहा है। भारत ना सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि विश्व के विकास की दिशा भी तय कर रहा है। साथियों, आज भारत अपने यहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मिशन पर काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी 1 सप्ताह पहले जो भारत का बजट आया है उसमें हमने अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च का संकल्प लिया है। इसका एक बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर के खाते में जाना तय है। इस बड़ी राशि से रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज या हाउसिंग, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनेगा सभी को एनर्जी की जरूरत होगी और इसी कारण आप देख रहे हैं कि भारत कैसे अपनी ऊर्जा क्षमता को, एनर्जी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहा है। हमारी सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उससे भारत में घरेलू गैस का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। हम प्राइमरी एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अगले 5-6 वर्षों में करीब $67 बिलियन का निवेश होने जा रहा है। हम पहले ही विश्व के सबसे बड़े रिफाइनर में से एक है। आज हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 254 MMTPA से अधिक हो गई है। हमने 2030 तक भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी को 450 MMTPA तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत पेट्रोकेमिकल और अन्य फिनिश प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में भी एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। मैं आपको ऐसे कई और उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इन सारी बातों का मूल ये है कि भारत इस समय एनर्जी पर इतना निवेश कर रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ और इसलिए आज दुनिया में ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर से जुड़ा करीब करीब हर लीडर भारत में निवेश करना चाहता है। कितने ही लीडर्स इस समय मेरे सामने बैठे हुए हैं। हम पूरी गर्मजोशी से आपका भी स्वागत करते हैं। साथियों, सर्कुलर इकोनॉमी भारत की प्राचीन परंपरा का हिस्सा रही है।
रीयूजिंग का कंसेप्ट भी हमारे जीने के तरीके से जुड़ा हुआ है और ये बात एनर्जी सेक्टर से भी उतनी ही जुड़ी हुई है। पिछले वर्ष G20 समिट में हमने जिस ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को शुरू किया था वो हमारी इसी भावना का प्रतीक है। इस अलायंस ने पूरे विश्व की सरकारों, संस्थाओं और इंडस्ट्रीज को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। जब से ये अलायंस बना है इसे व्यापक समर्थन मिल रहा है। बहुत कम समय में ही 22 देश और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस अलायंस से जुड़ गए हैं। इससे पूरे विश्व में बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। इससे करीब $500 बिलियन की आर्थिक संभावनाओं को बनाने में भी मदद मिलेगी। साथियों, अपने यहां भी भारत ने इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बायोफ्यूल्स का एडॉप्शन तेजी से बढ़ा है। 10 साल पहले हमारे यहां पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 1.5% के आसपास थी। 2023 में ये 12% से अधिक हो गई है। इससे लगभग 42 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन एमिशन घटा है। हम 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे, पिछले इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ही भारत ने 80 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की थी। अब हम देश के 9,000 आउटलेट्स पर यही काम कर रहे हैं। साथियों, सरकार का प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट के मॉडल पर नई गति देने का भी है। इसके लिए भारत में 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथियों, विश्व की 17% जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी विश्व में भारत का कार्बन एमिशन शेयर सिर्फ 4% है। इसके बाद भी हम अपने एनर्जी मिक्स को और बेहतर करने के लिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील एनर्जी सोर्सेज के विकास पर बल दे रहे हैं। 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में विश्व में चौथे स्थान पर है। हमारी इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, इसका 40% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है। बीते एक दशक में भारत की सोलर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा बढ़ी है। सौर ऊर्जा से जुड़ने का अभियान भारत में जन आंदोलन बन रहा है। कुछ दिन पहले ही भारत में एक और बड़े मिशन की शुरुआत हुई है। भारत में 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाने की योजना को उसका ऐलान किया गया है। इससे हमारे 1 करोड़ परिवार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे। उनके घरों में
जो अतिरिक्त बिजली बनेगी उसे सीधे ग्रिड तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं भारत जैसे देश में इस योजना का कितना बड़ा असर होने जा रहा है। इससे आपके लिए भी इस पूरी सोलर वैल्यू चेन में निवेश की बहुत बड़ी संभावना बनने वाली है। साथियों, आज भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कारण भारत जल्द ही हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का केंद्र बनने वाला है। मुझे विश्वास है भारत का ग्रीन एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री दोनों को श्योर शॉर्ट विनर बना सकता है। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक का ये आयोजन सिर्फ भारत का आयोजन नहीं है। ये आयोजन इंडिया विद द वर्ल्ड एंड इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस भावना का प्रतिबिंब है और इसलिए ये मंच आज एनर्जी सेक्टर से जुड़े विचार विमर्श और अनुभवों को साझा करने का मंच बन गया है। आइए एक दूसरे से सीखने पर, तकनीक की साझेदारी पर और सस्टेनेबल एनर्जी के नए रास्तों को तलाशने पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न फ्रॉम ईच अदर, let us collaborate on cutting edge technologies and let us explore avenues for sustainable energy development. हम एक साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो समृद्ध भी हो और जिसमें पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। मुझे विश्वास है कि ये मंच हमारे प्रयासों का प्रतीक बनेगा। एक बार फिर मैं इस आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir. That, ladies and gentlemen, is a commitment coming from a leader who's the voice of the global south and who believes in greater collaborations with the other nations of the world towards building a more sustainable future for all of us. Thanking once again, Honorable Prime Minister, sir, as we work together towards a more climate-sensitive, clean, green, Atmanirbhar and a resilient growth of India, working with the nations of the world to now, ladies and gentlemen, as we seek to be led and guided by the global charismatic leader who's been a beacon of hope and inspiration, inculcating the right investments, innovations and collaborations
फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।